नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होनी है और चुनाव प्रचार भी अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। हमारे साथ आशीष जी हैं जो कि लगातार कर्नाटक चुनाव पर काफी करीब से नजर बनाए हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। और सर, पहला सवाल यही है कि चुनाव प्रचार अभियान एकदम अपने अंतिम दौर में है, तो अगर देखा जाए तो प्रचार अभियान में कौन आगे है? नहीं, प्रचार अभियान ही नहीं, मुझे लगता है कि जो प्लेसमेंट है इस बार के चुनाव में, उसमें कांग्रेस निश्चित तौर पर बीजेपी से काफी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। अच्छा। एंटी इनकम्बेंसी इज देयर टू बी सीन। वहां जाओगे, विजिट करोगे तो समझ में आएगा कि यस, इस बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस बीजेपी से कंसिडरेबली काफी आगे है। अच्छा। उसके कई फैक्टर्स हैं। यस, कांग्रेस का जो अपना कैंपेन जैसे बिल्ड हुआ है, वो बीजेपी की अपनी अंदरूनी खींचतान, और इलेक्शन से ठीक पहले देखा होगा उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी पार्टी छोड़ दिया। बहुत से लोगों का टू एंड फ्रो इधर से उधर जाना हुआ है, लेकिन बीजेपी को थोड़ा सा ज़्यादा डेंट पहुंचा है। और ये भी बड़ा नोटवर्दी है कि और क्या वजह थी कि बीजेपी की लीडरशिप ने पिछले कुछ सालों में कर्नाटका में 2-3 चीफ मिनिस्टर्स बदल दिए। दैट इटसेल्फ सेज दैट बीजेपी को इस बात का एहसास है कि इस बार उनके लिए चुनाव बहुत टफ है। अभी सर देखेंगे कि अभी हाल ही में बजरंग बली का मुद्दा आ गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया कि बजरंग दल को वो बैन कर देगी जब चुनाव जीत के राज्य में आएगी। तो सर, ये मुद्दा कितना प्रभावी है कर्नाटक में और इसका क्या असर देखते हैं आप? देखो, निश्चित तौर पर ये इस तरह के इश्यूज जो होते हैं वो बड़े इमोटिव होते हैं, और इसको लेकर के बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि आखिर किसकी सलाह पे कांग्रेस ने इस बात को मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया। और ऐसा लगता ज़रूर है प्राइमा फेसाई कि शायद ज़रूरी नहीं था ये करने का, लेकिन इसके बावजूद जो लोग क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कर्नाटका के इलेक्शंस को, उनका ये कहना है कि इमोटिव मसला है। अगर बीजेपी इसको भुनाने में कामयाब होती है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने ठीक अगले ही दिन जाकर के वहाँ अपनी एक पब्लिक मीटिंग में जय बजरंग बली के नारे लगवाए और ये तक कहा कि देखिए ये बजरंग दल और बजरंग बली के खिलाफ काम कर रहे हैं, और उस पर राजनीतिक तौर पे घेरने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो 3-4 रोज बीत गए मैनिफेस्टो रिलीज के बाद, अभी तक भी फीडबैक यही है कि शायद ये मुद्दा, क्योंकि ये नॉर्थ इंडियन स्टेट नहीं है, आई एम नॉट पासिंग एनी रिमार्क, लेकिन वहाँ के फीडबैक के मुताबिक ऐसा लगता है कि वहाँ पर ये मुद्दा हो सकता है कि कांग्रेस को अभी भी उतना नुकसान न पहुँचाए, क्योंकि वहाँ पर जिन इश्यूज को लेकर के कांग्रेस चुनाव लड़ रही है बीजेपी से, जैसे उन्होंने एलिगेशन लगाया है कर्नाटक की बीजेपी गवर्नमेंट पे 40% सरकार है, उनका ये एलिगेशन है कांग्रेस का कि हर चीज़ में घूसखोरी हो रही है, कमिश्निंग चल रही है। बीजेपी उसको बहुत रोबस्ट तरीके से काउंटर करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो भी मैनिफेस्टो में दूसरी चीज़ों को इंक्लूड किया गया, जैसे आंगनवाड़ी औरतों को जो उसमें शामिल हैं, काम करती हैं, वो जब रिटायर होंगी तो उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो सेमी मिनी आंगनवाड़ी है उनको 2 लाख दिए जाएंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। पुलिस ऑफिसर्स जो रात को काम करते हैं उनको एक्स्ट्रा 5,000 रुपए दिए जाएंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इंक्लूड करने के लिए आज मैं देख रहा था, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कि अशोक गहलोत राजस्थान में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो उनके जो स्कीम्स है, हेल्थ स्कीम्स वगैरह, उसको कर्नाटक में रेप्लिकेट किया जाए। ये ज़रूर ये बात है कि बीजेपी अपनी तरफ से पूरा का पूरा जो उनका होप है, अभी तक के कैंपेन को देख के ऐसा लगता है कि लार्जली प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड सेकंड टू हिम होम मिनिस्टर अमित शाह जिस तरह से पूरी जान झोंक दी है, उनको भी इस बात का एहसास है कि शायद रीजनल लीडर्स मिल करके कांग्रेस को इस बार काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो उनकी पूरी उम्मीद प्राइम मिनिस्टर मोदी पर, और कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि अगर कहीं नफा नुकसान हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि प्राइम मिनिस्टर का जो अपना कद है, जो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी है, अगर कोई नुकसान हुआ तो उससे होगा, उसको किसी तरह से काउंटर करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी। सर, आप ये कह रहे हैं कि जो बजरंग दल का मुद्दा है वो कर्नाटक में शायद उतना प्रभावी ना हो जितना दूसरे राज्यों में बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो कर्नाटक के बाद से एमपी में भी और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो मुझे लगता है कि कर्नाटक में भले ही मुद्दा ना बने, लेकिन देश के अन्य राज्यों का ये मुद्दा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कर्नाटक में मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि बीजेपी तो बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, कांग्रेस को शायद उतना नुकसान ना हो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ के इश्यूज अभी फिलहाल कुछ और नजर आ रहे हैं। इमोटिव मसला है। रिलीजन 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले आउट करता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मैदान में उतर गए हैं। प्राइम मिनिस्टर किस लेवल पे इस डिबेट को लेकर के जाते हैं, उस पर अगर मूड बदल जाता है वोटर का, तो हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आई वुड नॉट लाइक टू सेकंड गेस। अभी ऐसा लगता है कि शायद इस मुद्दे की वजह से कांग्रेस जीता हुआ चुनाव हार जाएगी, ऐसा फिलहाल नहीं लगता है। अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर करे तो बात और है। निश्चित तौर पे आई वुड लाइक टू अग्री विथ यू कि जो दूसरे स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं आगे चल के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान,
वहां पर कांग्रेस को इस मुद्दे पर जवाब देना मुश्किल हो सकता है। लिहाजा मैंने सबसे शुरुआत में तुम्हारे सवाल के जवाब में ये बोला कि अभी भी ये डिस्कशन हो रही कांग्रेस पार्टी में जरूर है कि आखिर किसकी सलाह पे इसको इंक्लूड किया गया, कैसे आपने बजरंग दल को टेररिस्ट आउटफिट से इक्वेट कर दिया। तो इसका जवाब आने वाले दूसरे जो हिंदी हार्टलैंड के राज्य हैं उसमें देना मुझे लगता है बहुत बहुत एक्सट्रीमली कठिन होगा कांग्रेस पार्टी के। जैसा आपने बताया सर कि बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी प्रचार अभियान में उतर गए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। कांग्रेस हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी लगातार इसको लीड कर रही हैं। तो क्या कर्नाटक का चुनाव प्रियंका गांधी वर्सेस पीएम मोदी भी दिख रहा है क्या? देखिए लार्जली ऐसा दिखता जरूर है कि क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, प्रियंका गांधी एक तरह से वहां लगातार कैंप कर रही हैं और ये इस तरफ भी ये दिखाता है जब मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि वो उनके सारे होप्स प्राइम मिनिस्टर पर टिके हुए, तो कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि जो उनके यहाँ कर्नाटक में अपनी इंटरनल लड़ाई है सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की, उससे जो नुकसान हो इससे बेहतर है कि पूरा का पूरा फोकस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी पर शिफ्ट किया जाए। क्योंकि प्रियंका गांधी को श्रेय गया था अभी हाल में एक स्टेट जो कांग्रेस जीती थी हिमाचल, ऐसा माना जाता है कि वो उनका कैंपेन था, उनकी रणनीति थी जिसके दम पर आप हिमाचल, ठीक है वहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी, आप ऐसे भी जीतने वाले थे, लेकिन उत्तराखंड में तो आप नहीं कर पाए। तो दे आर यस, तो ऑब्जर्वेशन सही है, ऐसा देख के लग रहा है कि इट इज लार्जली कॉन्टेस्ट बिटवीन प्रियंका गांधी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाउएवर कांग्रेस प्रेसिडेंट, इस बात को हमें नेगेट नहीं करना चाहिए, उनका अपना स्टेट है मल्लिकार्जुन खड़गे का। मुझे नहीं लगता पिछले 2-3 महीने में वो एक दफा भी दिल्ली आए हैं, अगर आए होंगे तो किसी जरूरी काम से आए होंगे। राहुल गांधी ने भी कुछ विजिट्स किए। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांग्रेस लीडरशिप, लार्जली कमांड जो है वो प्रियंका गांधी के हाथ में। तो तुम ये कह सकते हो कि अल्टीमेटली इस चुनाव को निश्चित तौर पर चुनाव खत्म होने के बाद इस तरह से आंका जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रियंका गांधी के बीच में लार्जली कॉन्टेस्ट था, जीता कौन वो देखने वाली बात होगी। सर हर राज्य में मैं देखता हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो है अंदरूनी घमासान मचा रहता है, खासकर जो चुनावी राज्य जब चुनाव का समय आता है तो ये जो अंदरूनी घमासान है वो और उभर कर सामने आता है। एमपी में कांग्रेस को घाटा लग ही चुका है, छत्तीसगढ़ में चल ही रहा है, अपने राजस्थान में आप देख ही रहे हैं। कर्नाटक में सर क्या अंदरूनी घमासान है, जरा मैं चाहता हूं कि जो लोग कर्नाटक से बाहर के हैं वो इसे अच्छे समझ सके कि वहां कैसे कांग्रेस के अंदर जो है। देखिए सिद्धरामैया फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, डीके शिव कुमार फॉर्मर पीसीसी एक्ट। डीके शिव कुमार को ऐसा लगता है बहुत प्रभावशाली और पार्टी के बड़े फाइनेंसर माने जाते हैं। एक ही स्टेट नहीं, तमाम जगहों पे जहां पर भी उनकी जरूरत पड़ती है तो वो पार्टी को फाइनेंस भी करते हैं, ऐसा माना जाता है, और बड़े स्ट्रांग लीडर, उनकी अपनी लॉबी है। तो कहीं ना कहीं उनका एस्पिरेशन है कि इस बार अगर चुनाव जीते तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। सिद्धरामैया को लगता है कि अभी भी मेरे में उतना मेटल है और मैं जिस तरह का लीडर हूँ, मेरा जो सपोर्ट बेस है, ये मौका फिर से मुझे मिलना चाहिए। ये डिस्प्यूट खुल करके सामने बिल्कुल एकदम धरातल पे नजर आ रही थी। इसी वजह से पिछला करीबन मुझे लगता है 5-6 महीने से लगातार राज्यसभा के नॉमिनेशन के बावजूद जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो लगातार वहां बैठे रहे। और मुझे लगता है क्रेडिट हिम, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने लार्जली इस लड़ाई को, इस गुटबाजी को संभालने में, काबू में रखने में वो कामयाब हुए हैं। यहाँ तक कामयाब हुए हैं कि अब यही सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ये कहने लगे हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य पहले चुनाव जीत करके आना है। मान ले जीत भी जाते हैं तो ये इतना आसान नहीं रहने वाला। इन दोनों की राइवलरी इतनी ज़्यादा है कि चुनाव के बाद जब सीएलपी की मीटिंग होगी, अगर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट बन जाती है, चुनाव बनाने की स्थिति में, सरकार माफ कीजिएगा, बनाने की स्थिति में होती है, तब फिर वहां आपको लड़ाई नजर आएगी कि जी इतने एमएलएज मेरे साथ हैं तो मेरे साथ हैं तो मेरे साथ हैं। तो वो कांग्रेस का जो संकट दूसरे राज्यों में, वो यहाँ पर भी बहुत अक्यूट तरीके से चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है। लिहाजा डोंट बी सरप्राइज्ड, मैं एक बहुत आउटसाइड चांस की बात कर रहा हूँ। पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, लीडरशिप क्या डिसाइड करती है, क्या पता अल्टीमेटली इन दोनों को साइड करके कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचा जाए। यू नेवर नो, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। सर एक्चुअली ये वाली बात हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर अचानक से मेरे मन में सवाल आया, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर भी चर्चा चल रही है कि बजरंग दल को बैन करने का ये मुद्दा घोषणा पत्र में किसने डाला। तो जब मान लीजिए अगर कांग्रेस सरकार बना लेती है कर्नाटक में, तो क्या अपने इस जो उसने ये वादा किया है तो इसको अमल में लाएगी या फिर बैकफुट पाएगी कांग्रेस? मैनिफेस्टो का हिस्सा है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार रिकमेंड कर सकती है यूनियन गवर्नमेंट को। राज्य में तो बैन कर सकती है सर। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि मैनिफेस्टो का हिस्सा है। आई थिंक मैनिफेस्टो में शामिल किया है, और तो कुछ ना कुछ रोड मैप आगे के इलेक्शंस का सोचा होगा। हो सकता है मैं और आप जो डिस्कस कर रहे हैं कि इसका नुकसान उनको हिंदी हार्टलैंड में हो सकता है, दे हैव फैक्टर्ड इन कि नहीं हमको वहां पर भी करना है, व्हाई एल्स। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि
भूपेश बघेल का मैं बयान देख रहा था कि भूपेश बघेल ने भी कुछ ऐसा हिंट कर दिया है कि वो अपने स्टेट में भी ऐसा कर सकते हैं। ये भी सुनने को मिल रहा है कि राजस्थान में भी ऐसा कुछ किया जा सकता है। कमलनाथ ने भी कुछ ऐसा ही शायद बयान दिया। कमलनाथ, ऑब्वियस सी बात है कि जब उन्होंने तो ये कहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में घुस के मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ किए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हो सकता है कि लीडरशिप ने बाकायदा सोच समझ के ये किया हो कि अब हमको इनके बीजेपी के रिलीजियस कार्ड को इस तरह से ही काट करके अगले चुनाव लड़ने हैं। अब उसका कितना नफा या नुकसान होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर मैनिफेस्टो में शामिल किया गया तो मुझे लगता है लार्जली आप मान के चलें कि उस ओर ये कदम सरकार अगर बनाते हैं तो उठाएंगे जरूर। ठीक है सर, वीडियो के आखिरी में एक बार फिर से हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कर्नाटक चुनाव में मुद्दे क्या हैं। ऐसे मतलब पॉइंट्स आप गिना दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी समझने में बड़ी आसानी। नहीं, कोई बड़ा आसान है। हाँ। कर्नाटक चुनाव में मुद्दा सिर्फ और सिर्फ करप्शन का कांग्रेस ने बनाया है। बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया है 40% सरकारा। ये उनका कैंपेन है। इसी के कांग्रेस के नेता इसको दोहरा भी रहे हैं, हर सभा में बोल रहे हैं बस 40% सरकारा। ठीक, ये करप्शन का इशू था। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जब जाकर के प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो टिप्पणी की, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, तो चुनाव थोड़ा डाइवर्ट हो गया, मुद्दे से भटक गया। जिसके तुरंत बाद आप देखिए उन्होंने सफाई दिया कि मैंने उन पर निजी कोई हमला नहीं किया था, मैं तो बीजेपी और उनकी विचारधारा के बारे में बात कर रहा था। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चुनाव आयोग का नोटिस गया उस बीजेपी नेता को जिसने अगले ही दिन मिसेस गांधी पर कमेंट कर दिया। अब मैं उसको भी नहीं रिपीट करना चाहूंगा। तो अगर वो ऑफेंसिव था तो ये भी ऑफेंसिव था। ये अनफॉर्चुनेट है कि इशू थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है इन मुझे लगता है नॉन कोर एंड नॉन सीरियस इश्यूज की तरफ गया है। लेकिन कर्नाटका की जो पॉपुलेशन है, कर्नाटका के जो लोग हैं, मेरा जो साल दर साल कर्नाटका इलेक्शंस कवर करने का एक्सपीरियंस है, रीजनेबली समझदार पढ़े लिखे लोग हैं और मुझे नहीं लगता कि ये डाइवर्जनरी इश्यूज वहां पर कभी भी काम करती हैं। वहां काम करेगी कोर इश्यूज। इन्हीं कोर इश्यूज पर उनको डिसाइड करना है कि क्या वहां पर आंसरेबिलिटी फिक्स की जाए बीजेपी की और इस बार मौका कांग्रेस को दिया जाए, जो कि ऐसा लगता है। एक और बात मैं बता दूं आपको कि अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि कांग्रेस अपने दम पर पूरा आंकड़ा नहीं टच कर पाती है, तो ये मत भूलिए कि वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेडीएस, एचडी कुमारस्वामी, देवेगौड़ा साहब की पार्टी। अब ये भी बड़ा देखना क्रूशियल हो जाएगा। पिछले असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद जेडीएस ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाया और बाद में विड्रॉ कर लिया। दे आर सीमिंगली, सब ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के ज्यादा करीब है, लेकिन वो भी ये तब देखना चाहेंगे कि आखिर किसके पास ज्यादा नंबर्स हैं। अगर नंबर्स कांग्रेस के कम रह जाते हैं तो हो सकता है सत्ता की चाबी जेडीएस के पास हो। फिर देखना पड़ेगा कि बीजेपी कैसे नेगोशिएट करती है, कांग्रेस कैसे नेगोशिएट करती है। और अगर क्लियर मेजॉरिटी मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं तो फिर 13 मई के बाद हमारी और आपकी जो है दौड़ भाग थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाएगी। सर, कर्नाटक चुनावी कवरेज को लेकर आपका लंबा अनुभव है, जैसा कि आपने बताया। वोटिंग में मात्र 5 या 6 दिन बचे हैं, तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि आपका अनुभव क्या कहता है कि लीड में कौन है? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया, आई डू नॉट मिन्स वर्ड्स। बातें बनाना मेरे को आता नहीं। 100% कांग्रेस इज फार अहेड फ्रॉम बीजेपी इन दिस कर्नाटका इलेक्शंस। लगता है कांग्रेस बना सकती है, इफ नॉट बना सकती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो, कम से कम सिंगल लार्जेस्ट तो आएगी। अब उसके बाद कौन गवर्नमेंट बना पाता है, जोड़ तोड़ भी बहुत होता है यार, देखते हो तो we'll have to see how it plays out, but I think इस बार कांग्रेस is sitting in a far more comfortable position। चलिए, तो मतगणना के दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें आप जरूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।